Good morning to everyone. This is the sum we will do now. Aman Limited borrowed 5 lakh US dollars. तो यहाँ पे क्या हुआ है, अमन लिमिटेड ने 5 lakh dollars बोरो किया है on 31/12/2012. So Aman Limited has borrowed money, funds to 5 lakh US dollars. On which day? On 31/12/2012, which will be repaid as on 30 जून 2013. 30 जून तक रीपे करना है. Aman Limited prepares its financial statements ending on 31st March 2013. So देखो इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब, फाइनेंशियल ईयर कब एंड होने वाला है, बी इन मिडल 31st March 2013 को. रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन reporting currency is a currency in of the country in which it is a present country, जहाँ home country का currency is a reporting currency, it is rupees, and foreign currency is US dollar. On different dates are as under. तो जिस दिन लोन बोरो किया उस दिन एक्सचेंज रेट है $1 इक्वल टू 44 रुपीज. एंड जिस दिन ईयर एंड है उस दिन एक्सचेंज रेट है $1 इज इक्वल टू 44.50. एंड जिस दिन पेमेंट किया दैट इज 30 जून, उस दिन एक्सचेंज रेट है $1 इक्वल टू 44.75. So according to 44, हमने जिस दिन लोन लिया उस दिन एक्सचेंज रेट वाज 44. तो हम लोग को अगर 44 से नीचे आया एक्सचेंज रेट, द वैल्यू ऑफ द रुपीज decreases, we will be able to make little bit, like we will have a profit. But if it increases, हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, then we will incur a loss. So हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट बोरोइंग इन रिपोर्टिंग करेंसी, दैट इज हमें रुपीस में कन्वर्ट करना है. जो भी बोरोइंग्स है 5 लाख डॉलर्स को हमें रुपीस में कन्वर्ट करना है टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑन अबाउ मेंशन्ड डेट्स एंड शो जर्नल एंट्रीज फॉर द सेम. मतलब हमें जो ऊपर 5 लाख डॉलर्स में दिया है उसको हमें कन्वर्ट करना है रुपीस में, बिकॉज रिपोर्टिंग currency is rupees. And then what we will do, we will show the journal entries. We will show the journal entries. So let us start with this sum. We will start with this sum. So I will prepare the फॉर्मेट फॉर जर्नल एंट्री. जर्नल एंट्री के लिए फॉर्मेट प्रिपेयर करती हूँ. तो डेट चाहिए, पर्टिकुलर चाहिए, एलएफ चाहिए, डेबिट चाहिए, क्रेडिट चाहिए. सो आई हैव प्रिपेयर्ड द फॉर्मेट एंड देन लेट अस स्टार्ट डूइंग दिस सम. सो एलएफ के लिए तो कुछ नहीं लिखना है, तो ये छोटा जगह रहेगा तो भी चल जाएगा. ओके, सो डेट, particulars, LF लेजर फोलियो, डेबिट रुपीस. क्योंकि हमारा जो अमन लिमिटेड जो कंपनी है इट इज इन इंडिया, तो उनका रिपोर्टिंग करेंसी है रुपीस, तो हमको सब कन्वर्ट करके रुपीस में लिखना है. तो रुपीस में ब्रैकेट में वी विल राइट रुपीस. नाउ लेट अस स्टार्ट. लेट अस रीड. सबसे पहले 31/12 दैट इज 2012 December 31st को what has happened, बोरो किया है. अमन लिमिटेड हैज बोरोड मनी, तो बोरो किया है तो क्या आया रहेगा, बोरोइंग किया तो हमें क्या मिला रहेगा. जब हम बोरो करते हैं तो क्या रिसीव करते हैं, व्हाट डू वी रिसीव, कैश, बैंक अकाउंट, डेबिट. करेक्ट. जब बोरो करेंगे तो क्या मिलेगा, बोरो करेंगे तो कैश मिलेगा. तो व्हाट इज इट, इट इज बोरोइंग.
तो यहाँ पे लिखेंगे कैश बैंक अकाउंट टू बोरोइंग्स, कैश बैंक अकाउंट टू बोरोइंग्स, बोरोइंग्स अकाउंट, बोरो किया है, उधार लिया है, सो बोरोइंग्स अकाउंट टू बोरोइंग्स अकाउंट, सो यहाँ पे लिखेंगे टू बोरोइंग्स अकाउंट. So here what we will do, we will write, so it is how much dollar, it is 5 lakh dollar 5 lakh dollar 5 lakh into उस दिन एक्सचेंज रेट क्या है, what is the exchange rate on 31st December, exchange rate on 31st December is 44 rupees, $1 is equal to 44 rupees, then multiply 5 lakh into 44, how much you get in rupees में कितना conversion आता है, 2 crore 20 lakhs, you're getting 2 crore 20 lakhs, correct, 2 crore 20 lakhs, so the borrowing amount is 2 crore 20 lakhs, जब multiply करते हैं तो it becomes 2 crore 20 lakhs. So we will write here narration क्या लिखेंगे, being amount borrowed, being amount borrowed, being amount borrowed, being amount borrowed by the, इतना भी लिखेंगे तो ठीक है, being amount borrowed. And now we will go to the next entry. नेक्स्ट एंट्री में यहाँ पे बोलते हैं कि ये रीपे करने का डेट दिया है कि $5 लाख जो यूएस कंपनी, यूएस डॉलर जो अमन लिमिटेड ने बोरो किया है 31/12/2012 को, इट विल बी रीपेड ऑन विच डेट, द डेट इज गिवन 30 जून, इट विल बी रीपेड ऑन विच डेट 30 जून. लेकिन उससे पहले ईयर एंड आता है एंड ईयर एंड में हमें नोशनल प्रॉफिट नोशनल लॉस लेना पड़ता है. सो ईयर एंड कभी है, ईयर एंड इज March 31st, ईयर एंड इज March 31st. तो March 31st को हमें देखना है कि नोशनल प्रॉफिट हुआ या नोशनल लॉस, बिकॉज पेमेंट पूरा बैलेंस है. हम नोशनल प्रॉफिट नोशनल लॉस कब निकालते हैं, व्हेनेवर द रिसीट और पेमेंट इज इनकम्प्लीट, जब भी मिलना बाकी है पैसा या पे करना बाकी है पैसा, तभी हम लोग नोशनल प्रॉफिट या नोशनल लॉस निकालते हैं. तो अभी यहाँ पे तो कुछ भी पैसा पे नहीं किया, ऑल द $5 लाख से स्पेंडिंग टू पे. तो हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे 44 और 44.50 में हाउ मच डिफरेंस इज देयर, इज इट अ प्रॉफिट और अ लॉस. जहाँ पे हमने सोचा था वी विल पे 44 रुपीज बट वी हैव टू पे 44.50, मतलब अगर आज के डेट में हम 31 मार्च में अगर हम पेमेंट करते हैं तो हमें 50 पैसा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. तो इट इज 50 पैसे का लॉस, बिकॉज अगर आज पे किया पूरा पैसा तो हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. तो इट विल बी 0.5 का लॉस, लॉस है तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट विल कम इन द फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन विल कम इन द डेबिट, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट. कितना डॉलर, कितना डॉलर है, डॉलर $5 लाख है, 5 लाख बराबर लिखा ना, 1 मिनट, $5 लाख है, $5 लाख. इससे कितने का लॉस हो रहा है, 0.50 का, 50 पैसा का लॉस हो रहा है. करो मल्टीप्लाई करो, हाउ मच यू आर गेटिंग, कितने का लॉस हो रहा है रुपीस में, 2,50,000 का लॉस हो रहा है. टू ये क्या इंक्रीज हो रहा है हमारा, व्हाट इज गेटिंग इंक्रीज, हमारा बोरोइंग इंक्रीज हो रहा है. क्या इंक्रीज हो रहा है, हमारा बोरोइंग्स इंक्रीज हो रहा है. तो हम लोग लिखेंगे टू बोरोइंग्स अकाउंट, 2,50,000, 2,50,000. तो इधर लिखेंगे बीइंग, इधर क्या नरेशन लिखेंगे, बीइंग नोशनल लॉस, बीइंग notional loss recorded, being notional loss on year end date recorded, being notional loss on year end date recorded. हमने notional loss record कर लिया. अभी क्या करेंगे, अभी डायरेक्टली वी विल गो टू द पेमेंट.
अभी डायरेक्टली वी विल गो टू द पेमेंट. पेमेंट कभी है? जून 30th को. पेमेंट इज ऑन जून 30th. तो जून 30th को हम लोग पैसा पे करेंगे तो मनी विल गो आउट. बट व्हाट विल रिड्यूस? हमारा ये जो लाइबिलिटी है बोरोइंग्स का, ये कम हो जाएगा. बोरोइंग्स लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है, पर जब उसको रीपे करते हैं तो वो डेट विल बिकम डेबिट. बराबर. जब क्रेडिट बैलेंस है बोरोइंग, बट जब उसको पे करेंगे तो ये वो कैंसिल हो जाएगा. तो क्रेडिट का ऑपोजिट कैंसिल होगा तो डेबिट. को ओरिजिनली बोरोइंग सब जगह किधर है? क्रेडिट में. बिकॉज बोरोइंग इज अ लाइबिलिटी. बोरोइंग इज अ लाइबिलिटी. लाइबिलिटी मीन्स क्रेडिट बैलेंस. लेकिन अब पे करेंगे तो उसको कैंसिल करेंगे. तो $5 लाख हमने पे करना है. एंड हम लोग कभी कौन सा रेट लेंगे यार? जब हम लोग ने ट्रांजैक्शन एंटर किया था उस दिन एक्सचेंज रेट व्हाट 44. लेकिन हम हमेशा ईयर एंड के बाद कंपैरिजन ईयर एंड के रेट से करते हैं. ईयर एंड के बाद हम कंपैरिजन ईयर एंड के रेट से करते हैं. तो ये कितना आया? 2,22,50,000. कितना आया? 2,22,50,000. हम हमेशा ईयर एंड के बाद ईयर एंड के रेट से कंपैरिजन करते हैं. तो एक लाइन मुझे छोड़ना है. और कितना पैसा जा रहा है? हाउ मच कैश बैंक इज गोइंग? हाउ मच कैश बैंक, कितना पैसा जा रहा है? कैश बैंक अकाउंट. what is the rate? what is the exchange rate? 5 लाख इंटू ईयर एंड में एक्सचेंज रेट कितना है? 44.75. एक्सचेंज रेट इज 44.75. तो मल्टीप्लाई करो कितना होता है? 2,23,73,75,000 आ रहा है. 2,23,75,000 मीन्स ये प्रॉफिट है कि लॉस है? हम लोग को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? यहाँ पे हमें अगेन लॉस हुआ. तो हम लिखेंगे फॉरिन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट. फॉरिन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट. फॉरिन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट. फॉरिन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट. डेबिट क्या है ये देखो. कितने डॉलर? कितना हमने? $5 लाख पे कर रहे हैं. $5 लाख वी आर पेइंग. $5 लाख में कितना डिफरेंस हुआ है लॉस के लिए? 0.25 का लॉस हुआ. उतना और एक्सचेंज रेट इंक्रीज हुआ है. सो यू विल गेट 1,25,000. यहाँ पे बोलेंगे बीइंग लोन रीपेड. बीइंग बोरोइंग पेड भी लिख सकते हैं. बीइंग लोन रीपेड and loss recorded due to exchange rate fluctuation. Exchange rate fluctuation. दिस इज डन. एक चीज हम लोग और एक चीज हमें यहाँ पे करना चाहिए था ईयर एंड में, जो हम लोग ने नहीं किया. आई विल जस्ट डू वन थिंग ईयर. हम लोग ने नॉर्मली क्या होता है एवरी ईयर एंड में एक जस्ट से यहाँ पे एवरी ईयर एंड में एक और चीज होना चाहिए. ईयर एंड में एफईएफ अकाउंट का बैलेंस जाना चाहिए ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो एफईएफ डेबिट में था, इसको कैंसिल करेंगे, लॉस लिखेंगे. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. जो भी बैलेंस है वो हमें किधर ट्रांसफर करना है? एफईएफ अकाउंट का. एफईएफ अकाउंट कितना अमाउंट है? 2,50,000. और इधर भी लिखेंगे 2,50,000. और इसको नरेशन लिखेंगे बीइंग बैलेंस ऑफ एफईएफ अकाउंट ट्रांसफर्ड. बैलेंस ऑफ एफईएफ अकाउंट ट्रांसफर्ड. यहाँ पे भी जैसे इसके बाद और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो यहाँ पे भी हमें वो चीज करना चाहिए. एफईएफ अकाउंट में जितना भी बैलेंस है हमेशा ईयर एंड में करते हैं. ये ईयर एंड नेक्स्ट ईयर एंड कब आएगा?
यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था, ईयर चेंज हुआ है ना दिसंबर के बाद, 2013, तो फिर से अभी मार्च आएगा 2014 में, क्योंकि हम एफ अकाउंट में जो बैलेंस ट्रांसफर करते हैं ना वो ईयर एंड में ही करते हैं। तो यहाँ पे एक एफ अकाउंट है, ये एफ अकाउंट 1,25,000, ये भी किधर जाना चाहिए, कैंसल करेंगे तो डेबिट का ऑपोजिट क्रेडिट हो जाएगा, और जितने भी सारे लॉसेस होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रहता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एफ अकाउंट, कितना एफ अकाउंट का बैलेंस कितना, देखो अकाउंट प्रिपेयर करने का जरूरत ही नहीं है, व्हेन इट इज ओनली वन अकाउंट, वो ओनली वन ट्रांजैक्शन, सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन होगा तो एफ अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं। यहाँ पे भी एफ अकाउंट का बैलेंस कितना था, 2,25,000, जो कि हमने पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर किया। इधर भी एफ अकाउंट का बैलेंस है 1,25,000, जो कि हमने ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बीइंग बैलेंस ऑफ एफ ट्रांसफर्ड, बीइंग बैलेंस ऑफ एफ अकाउंट, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, transferred with this sum is done. Now let us do this sum. Past journal entries in the books of N of Nasik. We have to pass journal entries in the books of N of Nasik as on accounting standard 11. Now you will say accounting standard 11 मैंने तुम लोग को already explain किया है कि ये जो हम chapter कर रहे हैं इसका सारा rules and regulations is in accounting standard 11. Yes, it's accounting standard 11. So accounting standard 11 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 100% एक कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा कि फॉरेन एक्सचेंज के सारे फॉरेन transaction of foreign currency is governed by dash accounting standard. So it is accounting standard 11. Accounting standard 11. तो ऑप्शंस रहेगा, but you have to pick the correct answer 11, because ऑफलाइन एग्जाम रहने दो या ऑनलाइन एग्जाम रहने दो, ये तो एक कंपलसरी क्वेश्चन है कि जिसमें दे में आस्क कि ये चैप्टर के लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। सो इट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11. A machine, let us read the question. A machine was imported on 20th January 2013. So when did we import the machine? 20th January 2013. Import मतलब purchase करना from outside the country. When we purchase something from other country, we say it as import. So machine was imported on 20 January 2013 from Jackie Chan of China. हमने कहाँ से किया, जैकी चैन ऑफ चाइना से हमने परचेज किया फॉर $2 लाख। हमने $2 लाख का मशीनरी इंपोर्ट किया फ्रॉम चाइना। द पेमेंट फॉर द सेम वाज मेड एज फॉलोज, $1,50,000 हमने 27 फरवरी में पे किया, एंड $50,000 हमने 15 मार्च को पे किया। तो यहाँ पे 3 एक्सचेंज रेट दिया है। वन on 20th January it was 47 rupees, on 27th February it was 46.50, and on 15th March it was 48 rupees. So अब N follows financial year as accounting year. तो financial year मतलब 31st March को year end रहेगा. Year end will be on 31st March. So now let us start this sum. Let us start this sum and simultaneously we will see whether it's a profit or a loss. कि जो भी है वो हम सम करते हुए देख लेंगे। डेट चाहिए, पर्टिकुलर चाहिए, एलएफ चाहिए, डेबिट चाहिए, क्रेडिट चाहिए। सो इतना हम लोग को, लेकिन इसको नाम तो देना पड़ेगा। क्या है ये? जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ हु, व्हाट इज द नेम? नेम तो दिया ही नहीं है। एन ऑफ नासिक दिया है ना, एन ऑफ नासिक। एन ऑफ नासिक कौन सा पीरियड के लिए? फॉर ईयर एंडेड 30
फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च, यहाँ पे दिया है ना 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2013। इसको कॉलम्स को एडजस्ट करते हैं डेट के लिए, एंड फिर वी वांट अमाउंट, अमाउंट एंड देन वी वांट व्हाट इज LF। तो यहाँ पे LF को और छोटा रख देते हैं बिकॉज ऑफ कोई यूज का नहीं है वो। तो यहाँ पे डेट particulars, date particulars, and then we have LF, and we have debit rupees, debit rupees, and we have credit rupees, credit rupees। तो क्या करेंगे यहाँ पे, लेट अस स्टार्ट विद द सम। सो डेट हो गया, सबसे पहला डेट कभी मशीनरी परचेज किया, जनवरी 20, मशीनरी परचेज किया जनवरी 20 को। मुझे बताओ एक चीज, मशीनरी खरीदा, इस मशीनरी जब हम लोग गुड्स खरीदते, इस मशीनरी या गुड्स, मशीनरी इज अ फिक्स एसेट ना, और जब भी फिक्स एसेट खरीदते हैं तो ऐसे इंपोर्ट करके नहीं लिखते, इंपोर्ट परचेज या परचेज। कभी भी मशीनरी खरीदा तो तुम लोग ने ऐसे लिखा, पर 11th स्टैंडर्ड में जाओ, 11th स्टैंडर्ड का थोड़ा याद करने का ट्राई करो, मशीनरी परचेज लिखा, तो क्या तुम लोग परचेज अकाउंट टू कैश बैंक या टू क्रेडिट में खरीदा जो जिसका नाम है वो लिखते हो, या जब भी असेट खरीदते हैं फिक्स असेट, जो खरीदते हैं उसको डेबिट करते हैं। मीन्स हमारे बुक्स में, बैलेंस शीट में ये असेट आएगा मशीनरी करके, करेक्ट। whenever we purchase मशीनरी और एनी फिक्स एसेट, हम क्या करते हैं, उसको ही डेबिट करते हैं। हम इंपोर्ट अकाउंट या एक्सपोर्ट अकाउंट ऐसा नहीं करते। जब भी हम लोग जब भी मशीनरी खरीदेंगे, कोई असेट खरीदेंगे, तो वो असेट को डेबिट करेंगे, बराबर। जब भी देखो तुम लोग ने असेट खरीदा रहेगा तो तुमने परचेस अकाउंट डेबिट नहीं लिखोगे, तुम जो असेट को खरीदोगे वो असेट अकाउंट को डेबिट करोगे, परचेस अकाउंट को नहीं। whenever a machine is purchased or any fixed asset is purchased, we debit that asset and not purchase account, correct or not। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ध्यान में आ रहा है कुछ, कितना डॉलर्स का मशीन खरीदा, $2 लाख का मशीन खरीदा, $2 लाख का, और उस दिन एक्सचेंज रेट कितना है, 47, एक्सचेंज रेट है 47। इसको कन्वर्ट करो, हाउ मच यू आर गेटिंग, 94 lakhs। आर यू गेटिंग 94 lakhs? किससे खरीदा, किससे खरीदा है ये मशीन, टू जैकी चैन, जैकी चैन चाइना, जैकी चैन ऑफ चाइना अकाउंट, जैकी चैन ऑफ चाइना अकाउंट, सेम लिखेंगे 94 lakhs, 94 lakhs। बीइंग क्या बोलेंगे, ये बीइंग मशीनरी परचेज, बीइंग मशीनरी या असेट परचेज, बीइंग असेट परचेज लिखोगे तो भी चलेगा, मशीनरी परचेज लिखोगे तो भी चलेगा, बीइंग मशीनरी परचेज या बीइंग असेट परचेज। एनी कंफ्यूजन टिल हियर? हमने असेट खरीदा तो असेट को डेबिट किया, क्योंकि कैश में नहीं खरीदा, पेमेंट नहीं हुआ है मशीनरी का, तो जिससे खरीदा डेट नेम इज इम्पोर्टेंट। अगर पैसा दे दिया होता तो इतना नेम इम्पोर्टेंट नहीं था, बट बिकॉज हमने पैसा नहीं दिया है तो नेम इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट टू वन, हमने पहला इंस्टॉलमेंट कब पे किया मशीन का, February 27 को। कभी पे किया, February 27 को हमने February 27 को मशीन उसका पेमेंट किया। लेकिन कितना पेमेंट किया, पूरा पैसा पे किया क्या, नहीं, हमने पूरा $2 लाख पे नहीं किया, हमने $1,50,000 पे किया। पे किया तो क्या हो रहा है, पैसा बाहर जा रहा है, पे किया तो पैसा बाहर जाएगा, और किसको मिलेगा पैसा, हमने किसको पैसा पे किया, जैकी चैन ऑफ चाइना को पे किया, जैकी चैन ऑफ चाइना अकाउंट, इनको पे किया। एंड व्हाट इज द एक्सचेंज रेट, हमने जब भी पहला ट्रांजैक्शन रखा था, सॉरी,
कितना पे कर रहे हैं 1,50,000 इंटू 47। अभी हम जब भी एक्सपेक्ट करेंगे, हम सॉरी 47 था क्या, कितना था, व्हाट वाज द एक्सचेंज रेट 47। अब हम जब भी पे करेंगे हम 47 से ही कंपेयर करेंगे, हम 47 से ही कंपेयर करेंगे। सो 47 के हिसाब से हमने इंपोर्ट किया था, 47 के हिसाब से इंपोर्ट किया था। तो 1,50,000 इंटू 47 कितना होता है, it comes to 70,50,000, is it correct, 70,50,000 टू। लेकिन हमने पे कितने हिसाब से किया है, एक लाइन नीचे लिखते हैं, पे किसके हिसाब से किया है, आज 27 फरवरी को व्हाट इज द एक्सचेंज रेट, 27 फरवरी को व्हाट इज द एक्सचेंज रेट, हम $1,50,000 पे कर रहे हैं and exchange rate is how much, 46.50, exchange rate is 46.50 मीन्स हम लोग ने सोचा था 47 रुपीज के हिसाब से पे करेंगे, बट हम 46.50 के हिसाब से पे कर रहे हैं। तो इट इज कमिंग टू 69,000, सॉरी 69,70,000, 69,70,000। इट्स अ प्रॉफिट, करेक्ट, इट्स अ प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब हमें एफईएफ अकाउंट को क्या करना है, प्रॉफिट मतलब फॉरिन करेंसी फ्लक्चुएशन, दैट इज एफईएफ अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे कितना, $1,50,000, $1,50,000 इंटू हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, 0.5 का प्रॉफिट हुआ, विच इज कमिंग टू हाउ मच, which is coming to how much, $75,000, sorry 75,000 rupees, it is coming to 75,000 rupees। इसको बोलेंगे being payment made on, being payment made on imported machinery, being payment made on imported machinery and loss recorded on loss recorded due to exchange rate fluctuation, due to exchange rate fluctuation, due to exchange rate fluctuation। तो ये लिखेंगे यहाँ पे एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। इसके बाद व्हेन डिड अगेन वी पे द बैलेंस अमाउंट, बैलेंस अमाउंट हमने 15 मार्च को पे किया, 15 मार्च को, तो विल राइट मार्च 15, मार्च 15 को हमने क्या किया, बैलेंस फर्नीचर, बैलेंस जो मशीनरी का था वो पे किया। तो पे करेंगे तो किसको पैसा मिलेगा, जैकी चैन को पैसा मिलेगा, जैकी चैन ऑफ चाइना, जैकी चैन ऑफ चाइना अकाउंट डेबिट, चाइना अकाउंट डेबिट, हाउ मच इज द अमाउंट, अमाउंट हम जो पे कर रहे कितना डॉलर, $50,000 इनटू हमारे हिसाब से तो 47 देना चाहिए था, मल्टीप्लाई करो 50,000 इंटू 47 कितना होता है, इट इज कमिंग टू 23,50,000, इतना देना चाहिए था, बट हमने कितना दिया, सी हाउ मच हमने कितना दिया, व्हाट इज द एक्सचेंज रेट, exchange rate is 1 rupees, exchange rate is 1 rupees more। तो हम लोग जब पैसा पे करेंगे कैश बैंक अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे $50,000, $50,000 इंटू 48 रुपीज के हिसाब से पैसा बाहर गया हमारा, तो मल्टीप्लाई करो, हाउ मच यू आर गेटिंग, 24 lakhs, वी आर गेटिंग 24 lakhs। तो इट्स अ लॉस ऑफ 1 रुपीज। तो हम लिखेंगे एफईएफ अकाउंट, लॉस होता है तो एफईएफ अकाउंट डेबिट में आता है, तो कितना डॉलर के लिए, 50,000 इंटू 1, दैट इज हमें कितने का लॉस हुआ, हमें लॉस हुआ 50,000 का। तो इसका नरेशन क्या लिखेंगे, इसका नरेशन क्या लिए, ऊपर मैंने प्रॉफिट की जगह पे लॉस रिकॉर्डेड लिखा ना, तुम लोग ने बोला ही नहीं किसी ने, ऊपर तो प्रॉफिट हुआ था ना, प्रॉफिट रिकॉर्डेड लिखना था, ऊपर तो प्रॉफिट हुआ था तो मैंने लॉस लिखा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीइंग पेमेंट मेड, being payment made
ऑन इम्पोर्टेड मशीनरी, या तो सिर्फ पेमेंट मेड ऑन मशीनरी लिखोगे तो भी चलेगा, पेमेंट मेड ऑन इम्पोर्टेड मशीनरी एंड लॉस रिकॉर्डेड, ऊपर इट वाज प्रॉफिट, आई एम हाईलाइटिंग द प्रॉफिट बिकॉज मैं तुम लोग को बोला ही नहीं कुछ भी, loss recorded due to exchange rate fluctuation, due to exchange rate फ्लक्चुएशन, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। तो यहाँ पे मैं लॉस को हाईलाइट करती हूँ क्योंकि यहाँ पे लॉस हुआ है। इसके बाद दिस इज ऑल्सो डन। नाउ ईयर एंड में हमें क्या करना पड़ेगा, कैन एनीवन नाउ टेल मी ईयर एंड में क्या करना पड़ेगा। ईयर एंड में हम एफईएफ अकाउंट का बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो हम एफईएफ अकाउंट बनाएंगे। एफ लेटर्स नाउ ईयर एंड में क्या करेंगे, एफ, क्योंकि यहाँ पे नोशनल प्रॉफिट नोशनल लॉस निकालने का सवाल ही नहीं है। क्यों सवाल नहीं है, टेल मी, क्यों एफईएफ अकाउंट नहीं निकाल सकते, क्यों हम नोशनल प्रॉफिट नोशनल लॉस नहीं निकाल सकते, क्यों नोशनल प्रॉफिट नोशनल लॉस नहीं निकाल सकते, कैन एनीवन टेल मी नोशनल प्रॉफिट नोशनल लॉस यहाँ पे क्यों नहीं निकाल सकते। ये सम में नोशनल प्रॉफिट नोशनल लॉस हर सब में निकाला है, बट ये सब में क्यों नहीं निकाल सकते। यस एग्जैक्टली करेक्ट, बिकॉज ईयर एंड से पहले हमने सारा पेमेंट कर दिया। अगर ईयर एंड में कुछ भी बैलेंस रहता पे करने या रिसीव करने, कुछ भी इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शंस रहता है, तो उसके लिए ही नोशनल प्रॉफिट नोशनल लॉस आता है। यू आर वेरी करेक्ट। नोशनल प्रॉफिट और नोशनल लॉस कब आएगा, व्हेन देयर इज एनी, कुछ भी पैसा पे करने के लिए बाकी रहेगा तो ही नोशनल प्रॉफिट नोशनल लॉस आ सकता है। और यहाँ पे तो हमने ईयर एंड से पहले ही पूरा कुछ पे कर दिया, तो नोशनल प्रॉफिट नोशनल लॉस ये सब में आएगा ही नहीं, बिकॉज एवरीथिंग इज पेड। सिर्फ ईयर एंड में एक काम करना है, क्या करना है, हमें ईयर एंड में एफईएफ का जो भी बैलेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। सबसे पहले एफईएफ कौन सा ट्रांजैक्शन में है, देखो एफईएफ सेकेंड ट्रांजैक्शन में है एंड इट इज इन द क्रेडिट साइड। तो हम क्रेडिट साइड में जाएंगे, लिखेंगे 2013 फेब्रुअरी 27th और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट लिखना पड़ेगा ना। तो टू ऑपोजिट में क्या है, टू ऑपोजिट में क्रेडिट के ऑपोजिट में डेबिट में है बाय जैकी चैन, लिखेंगे बाय जैकी चैन। अमाउंट कितना लिखेंगे, एफईएफ के आगे कितना अमाउंट है, एफईएफ के आगे कितना अमाउंट है वही अमाउंट लिखेंगे। एफईएफ के आगे इट इज 75,000, तो 75,000 लिखेंगे। और सेम वे नेक्स्ट एंट्री में एफईएफ इज इन द डेबिट, तो 2013 मार्च 15 को एफईएफ अकाउंट किधर है, डेबिट में है, तो 2 से स्टार्ट होता है डेबिट। नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट कहा गया, ऑपोजिट में सेकेंड एंट्री में एफईएफ अकाउंट डेबिट में है, तो डेबिट में है, अमाउंट क्या है 50,000। और ऑपोजिट में कैश बैंक है, तो लिखेंगे कैश बैंक अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट। और अमाउंट कितना है एफईएफ का 50,000। नाउ विच साइड इज हैवी, कौन सा साइड हैवी दिख रहा है, 75,000 हैवी है, 75,000 हैवी है, तो डिफरेंस कितना आएगा, व्हाट विल बी द डिफरेंस अमाउंट 25,000। और ये डिफरेंस अमाउंट जो है ना ये कहाँ जाएगा, मार्च 31 को, मार्च 31 को दिस विल गो, मार्च 31 को जो भी एफईएफ अकाउंट का बैलेंस होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। तो ये जो भी बैलेंस है वो कहाँ जाएगा, इट विल गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या हुआ है, बिकॉज क्रेडिट इज मोर इट्स अ प्रॉफिट, बिकॉज क्रेडिट इज मोर इट्स अ प्रॉफिट। तुम लोग ऐसे ब्रैकेट में प्रॉफिट भी लिख सकते हो, ये प्रॉफिट है। और अगर प्रॉफिट होता है तो एफईएफ प्रॉफिट जो है पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में आता है। प्रॉफिट कम्स इन द पीएनएल अकाउंट क्रेडिट। ये लेजर से जर्नल कैसे बनाना है, एफईएफ अकाउंट के डेबिट साइड में है
तो FEF account will be in the debit. FEF account debit to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट हमेशा जो भी FEF से हमें यहाँ पे इनकम हुआ है, एक फॉरेन फ्लक्चुएशन से इनकम हुआ, और इनकम हमेशा PNL अकाउंट के क्रेडिट साइड में होता है. तो हमने यहाँ पे ये एंट्री लिखा और हम नरेशन लिखेंगे being balance of FEF transferred, being balance of FEF, being balance of FEF account transferred, FEF account transferred. With this sum is done. Thank you very much everyone.